मौत के तोहफे अध्याय 28। गुम आईना। हैरी के पैर सड़क से टकराए। उसने हॉग्समीड की जानी पहचानी हाई स्ट्रीट को हसरत से देखा। सामने हॉगवर्ट्स की ओर जाने वाला सड़क का मोड़ और 3 ब्रूमस्टिक्स की खिड़कियों से आती रोशनी देखते ही उसका दिल उछलने लगा। उसे स्पष्टता से याद आया कि लगभग 1 साल पहले अंतर्ध्यान होकर वो यहीं प्रकट हुआ था, जब वो बहुत कमजोर डंबलडोर को सहारा देकर लाया था। हवा में एक चीख सुनाई दी। कब की चोरी का पता लगने पर वोल्डेमार्ट जिस तरह चीखा था, ये वैसी ही चीख थी। इसने हैरी के शरीर की रग रग को हिला दिया। वो तत्काल समझ गया ये उनके आने के कारण हुआ है। जब वो चोगे के नीचे बाकी दोनों की तरफ देख रहा था, तभी 3 ब्रूमस्टिक का दरवाजा खुला और नकाब पहने 1 दर्जन प्राण भक्षी अपनी छड़ियां तान कर सड़क पर आ गए। रॉन ने अपनी छड़ी उठाई तो हैरी ने कलाई पकड़ ली। वो इतने सारे थे कि उन्हें स्तब्ध नहीं किया जा सकता था। इसकी कोशिश करना बेवकूफ़ी है। इससे प्राण भक्षियों को उनकी जगह का पता चल जाता। एक प्राण भक्षी ने अपनी छड़ी लहराई, जिससे चीख रुक गई। हालांकि अब भी ये दूर पहाड़ों पर गूंज रही थी। आगमनो चोगा! एक प्राण भक्षी गर्जा। हैरी ने चोगे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन चोगे ने प्राण भक्षी के पास जाने की कोई कोशिश नहीं की। इस पर आवाहन सम्मोहन का कोई असर नहीं हुआ। पॉटर अपने चोगे में हो? आवाहन सम्मोहन करने वाला प्राण भक्षी चिल्लाया। फैल जाओ, वो यही है। 6 प्राण भक्षियों ने उनकी तरफ दौड़ लगा दी। हैरी, रॉन और हरमाइनी जल्दी से पीछे हटे, सबसे करीब वाली गली में पहुंच गए और प्राण भक्षी उनसे कुछ इंच दूर से निकल गए। वो तीनों अंधेरे में इंतजार कर रहे थे और कदमों की आहट सुनने के लिए कान लगाए थे। प्राण भक्षियों की छड़ियों से सड़क पर रोशनी हो रही थी। चलो, हरमाइनी फुसफुसाई, अब अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बहुत बढ़िया विचार है, रॉन ने कहा, लेकिन इससे पहले कि हैरी कुछ बोलता, एक प्राण भक्षी चिल्लाया। हम जानते हैं तुम यहाँ हो पॉटर, तुम बच नहीं सकते हो। हम तुम्हें खोज लेंगे। वो लोग हमारे लिए तैयार थे। उन्होंने वो जादू किया था ताकि उन्हें हमारे आने का पता चले। मुझे लगता है उन्होंने हमें यहाँ फंसाए रखने के लिए कुछ किया है। दम पिशाचों को बुला लें, एक और प्राण भक्षी ने कहा। हम उन्हें खुली छूट दे देते हैं, वो बहुत जल्दी खोज लेंगे। शैतानी शहंशाह ये नहीं चाहते हैं कि पॉटर को उनके अलावा कोई और मारे। दम पिशाच उसे मारेंगे नहीं। शैतानी शहंशाह पॉटर की आत्मा नहीं जान लेना चाहते हैं। वैसे भी दम पिशाचों के चुंबन के बाद उसे मारना आसान होगा। सहमति की आवाजें हुई। हैरी के मन में दहशत भर गई। हमें अंतर्ध्यान होने की कोशिश करनी चाहिए हैरी, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। तभी अचानक हैरी को सड़क पर अस्वाभाविक ठंडक महसूस हुई। माहौल से रोशनी चूस ली गई थी। सितारे ओझल हो गए थे। घूप अंधेरे में उसे महसूस हुआ हरमाइनी उसकी बांह पकड़ रही थी। वो उसी जगह एक साथ घूमने के लिए उन्हें जिस हवा की जरूरत थी वो ठोस बन गई। वो अंतर्ध्यान नहीं हो पाए। प्राण भक्षियों ने अच्छा सम्मोहन किया था। ठंड हैरी के भीतर गहरी धंसती चली गई। वो दीवार के किनारे टटोल कर रास्ता खोजने लगे और आवाज न करने की कोशिश करते रहे। तभी मोड़ पर बिना आवाज उड़ते हुए लगभग 10 दम पिशाच आ गए। हैरी को इस बात का यकीन था कि वो तेजी से करीब आ रहे थे और लंबी खड़खड़ाती सांसें ले रहे थे। हवा में उन्हें निराशा की खुशबू आ रही थी। वो बहुत करीब आ गए थे। उसने अपनी छड़ी को ऊपर किया। बाद में चाहे जो हो, वो दम पिशाचों के चुंबन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने रॉन और हरमाइनी के बारे में सोचा जब वो फुसफुसा कर बोला, पितृदेव संरक्षणम। उसकी छड़ी से मृग निकल कर आगे बढ़ा। दम पिशाच तितर-बितर हो गए। दूर से कहीं विजयी चीख सुनाई दी। वही है, वहां पर मैंने उसका पितृदेव देखा, एक मृग था। दम पिशाच चले गए। इससे पहले कि हैरी दहशत में फैसला कर पाए कि क्या करना है, करीब की सांकल खुलने की आवाज आई। संकरी सड़क पर बाईं तरफ दरवाजा खुला और रूखी आवाज आई, पॉटर जल्दी से अंदर आ जाओ। उसने बिना झिझके आदेश का पालन किया। वो तीनों खुले दरवाजे से अंदर घुस गए। ऊपर की मंजिल पर चले जाओ, चोगा ओढ़े रहना, चुप रहना, एक लंबी आकृति ने बुदबुदा कर कहा, जो उनके पास से गुजर कर सड़क पर पहुंच गई। अपने पीछे धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। हैरी को जरा भी अंदाजा नहीं था वो कहाँ पर थे, लेकिन अब उसने एक अकेली मोमबत्ती की लहराती रोशनी में हॉग्स हेड का धूल से भरा गंदा बार देखा। वो भागकर काउंटर के पीछे गए। वहां बने दरवाजे के पार पहुंच गए। सामने लकड़ी की जर सीढ़ियां थीं। वो दौड़ते हुए उन पर जितनी तेजी से चढ़ सकते थे चढ़ गए। सीढ़ियां ऊपर सिटिंग रूम में जाकर खुली, जहां एक फटा पुराना कालीन और एक छोटी अंगीठी थी। अंगीठी के ऊपर बड़ी ऑयल पेंटिंग लगी थी, जिसमें सुनहरे बालों वाली एक लड़की सूनी आंखों से कमरे को निहार रही थी। नीचे सड़क से आती आवाजें उन तक पहुंची। अदृश्य चौके के नीचे ही वो गंदी खिड़की के पास पहुंचे। नीचे देखने लगे। वहां पर हैरी को वो व्यक्ति दिखा जिसने उन्हें बचाया था। ये हॉग्स हेड का बारमैन था।
और वहां पर वही इकलौता व्यक्ति था जिसने नकाब नहीं पहन रखा था। एक नकाब पोश के सामने गरजा, तो क्या तुम मेरी गली में दम पिशाच भेजोगे तो मैं उन पर पितृदेव छोड़ूंगा? मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं उन्हें अपने पास नहीं आने दूंगा। मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो तुम्हारा पितृदेव नहीं था, वो मृग था, वो पॉटर का पितृदेव था। मृग? बारमैन ने छड़ी निकालते हुए कहा। मृग? मूर्ख कहीं के, पितृदेव संरक्षणम। छड़ी की नोक से एक बड़ा और सींग वाला जानवर निकला। सिर नीचा करके वो हाई स्ट्रीट पर गया और ओझल हो गया। मैंने ये नहीं देखा था, प्राणभक्षी ने कहा, हालांकि उसे अब अपनी बातों पर जरा कम विश्वास था। कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ है, तुमने आवाज सुनी थी, उसके एक साथी बारमैन ने कहा। कोई नियमों के खिलाफ सड़क पर आया था। अगर मैं अपनी बिल्ली बाहर निकालना चाहता हूं तो मैं जरूर निकलूंगा। तुम्हारा कर्फ्यू जाए भाड़ में। तो रुदन सम्मोहन तुम्हारे कारण बजा था? अगर बजा था तो उससे क्या? तुम मुझे अस्कबान भेजोगे? अपने ही घर से बाहर नाक निकालने के लिए तुम मेरी जान ले लोगे? अगर तुम्हारी इच्छा है तो शौक से ऐसा कर दो। मैं तुम्हारी भलाई की खातिर उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपने शैतानी निशानों को दबाकर उसे नहीं बुलाया होगा। वो मेरी और मेरी बिल्ली की खातिर यहाँ बुलाया जाना पसंद नहीं करेगा, है ना? तुम हमारी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, क्योंकि तुमने कर्फ्यू तोड़ा है। लेकिन ये तो बताओ, जब मेरा शराब खाना बंद हो जाएगा तो तुम काढ़ों और जहरों का व्यापार कहाँ करोगे? तुम्हारी अतिरिक्त आमदनी का क्या होगा? क्या तुम धमकी दे रहे हो? मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ इसलिए तो तुम यहाँ आते हो, है ना? मैं अब भी कहता हूँ, मैंने मृग देखा था, पहला प्राणभक्षी चिल्लाया। मृग? बारमैन गरजा। मूर्ख, तुमने बकरी देखी थी। ठीक है, हमसे गलती हो गई, दूसरा प्राणभक्षी बोला। दोबारा कर्फ्यू तोड़ा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। प्राणभक्षी हाई स्ट्रीट की तरफ चले गए। हरमाइनी ने राहत की सांस ली, चौके से बाहर निकली और हिलती डुलती पायों वाली कुर्सी पर बैठ गई। हैरी ने अच्छी तरह पर्दे डालने के बाद अपने और रॉन पर से चोगा उतार दिया। नीचे हो रही आवाज से उन्हें पता चल गया, बारमैन बाहर के दरवाजे पर सांकल लगा रहा है। फिर उन्हें उसके सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज सुनाई दी। तभी हैरी का ध्यान मेंटल पीस पर रखी एक चीज पर गया। लड़की की तस्वीर के ठीक नीचे एक छोटा आयताकार आईना टिका था। बारमैन कमरे में दाखिल हुआ। तुम मूर्ख हो, उसने रूखे अंदाज में कहा। तुम क्या सोचकर यहाँ पर आए थे? धन्यवाद, हैरी ने कहा। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं? आपने हमारी जान बचाई है। बारमैन ने हुंकार भरी। हैरी उसके पास पहुंचा, उसके चेहरे को देखा, उसके लंबे भूरे बालों और दाढ़ी के पार देखने की कोशिश की। बारमैन ने चश्मा पहन रखा था, गंदे कांच के पीछे आंखें चमकदार नीली थी। मैंने आईने में आपकी ही आंख देखी थी। कमरे में खामोशी छा गई। हैरी और बारमैन एक दूसरे को देखते रहे। डॉबी को आपने भेजा था। बारमैन ने सिर हिलाया और जिन्न की तलाश में चारों तरफ देखा। सोचा था वो तुम्हारे साथ ही होगा। तुम उसे कहाँ छोड़ आए? वो मर गया। बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज ने उसे मार डाला। बारमैन का चेहरा भावहीन था। कुछ पल बाद वो बोला, सुनकर अफसोस हुआ। वो घरेलू जिन्न मुझे पसंद था। वो उनमें से किसी की तरफ देखे बिना मुड़ा, अपनी छड़ी से कुरेद कर लैंप जलाने लगा। आप एबरफोर्थ हैं? उसने इस बात पर हाँ या ना नहीं की, बल्कि चुपचाप आग जलाता रहा। आपको ये कैसे मिला? हैरी ने सीरियस के आईने के पास पहुंचकर पूछा। ये उन जुड़वा आईनों में से एक था जिसे उसने लगभग 2 साल पहले तोड़ दिया था। 1 साल पहले डंग से खरीदा था। एल्बस ने मुझे इसकी खूबी बता दी थी। मैं तुम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। रॉन की आह निकल गई। सफेद हिरणी? उसने रोमांच से कहा। क्या वो काम भी आपने किया था? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? किसी ने हमारे पास हिरणी का पितृदेव भेजा था। बेटा, इस तरह का दिमाग हो तो तुम आसानी से प्राणभक्षी बन सकते हो। क्या मैंने अभी भी साबित नहीं किया कि मेरा पितृदेव बकरी है? ओह हाँ, देखिए मुझे भूख लगी है, उसने रक्षात्मक अंदाज में आगे कहा जब उसके पेट में बहुत जोर की गुड़गुड़ हुई। मैं खाना लेकर आता हूँ, एबरफोर्थ ने कहा और कमरे के बाहर चला गया। कुछ पल बाद वो ब्रेड, चीज़ और शराब का एक बड़ा जग लेकर लौटा। उसने खाने पीने का सारा सामान आग के सामने वाली छोटी टेबलों पर रख दिया। वो बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने जमकर खाया पिया। कुछ समय तक आग के तड़कने, प्यालों के खनकने और चबाने की आवाज़ के अलावा खामोशी छाई रही। खाना खत्म करने के बाद हैरी, रॉन आराम से बैठकर कुर्सियों पर टिक गए। एबरफोर्थ बोला, तो ठीक है, अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का अच्छा तरीका सोचना है।
रात के अंधेरे में काम नहीं किया जा सकता। तुमने देख ही लिया कि अगर कोई अंधेरे में बाहर निकलता है तो क्या होता है, रुदन सम्मोहन सक्रिय हो जाता है। वो तुम पर उसी तरह झपट पड़ेंगे जिस तरह काष्ठ जीव नन्हे पिशाचों के अंडों पर झपटते हैं। मुझे नहीं लगता मैं दूसरी बार मृग को बकरी साबित कर पाऊंगा। सुबह होने का इंतजार करो, जब कर्फ्यू उठ जाता है तुम अपना चोगा ओढ़ लेना, पैदल पैदल बाहर निकल जाना, पहाड़ों पर पहुंच जाना। वहां तुम अंतर ध्यान हो सकता है हैग्रिड मिल जाए। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें हॉगवर्ट्स जाना है। मूर्ख मत बनो लड़के, एबरफोर्थ ने कहा। हमें जाना होगा। एबरफोर्थ ने आगे झुकते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ यहाँ से ज्यादा दूर जाना चाहिए। आप समझते नहीं हैं, अब ज्यादा वक्त नहीं है, हमें महल जाना होगा। डंबलडोर, मेरा मतलब आपके भाई चाहते थे कि हम। एबरफोर्थ के चश्मे की गंदे कांच पर आग की रोशनी पड़ी, जिससे एक पल के लिए उसकी आंखें धुंधली हो गईं। हैरी को दैत्याकार मकड़े एरेगॉग की अंधी आंखों की याद आई। मेरा भाई एल्बस बहुत सी चीजें चाहता था और उसकी महान योजनाओं को पूरा करते समय लोगों को हमेशा नुकसान होता है। पॉटर, तुम इस स्कूल से दूर चले जाओ, हो सके तो देश से बाहर। मेरे भाई और उसकी चतुर योजनाओं को भूल जाओ। वो वहां पहुंच गया है जहां इससे उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। तुम्हें उसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझते नहीं हैं। ओह, मैं नहीं समझता हूँ। तुम्हें लगता है मैं अपने भाई को नहीं समझता हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम एल्बस को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हो? मेरा ये मतलब नहीं था। बात यह है वो मेरे लिए काम छोड़ गए हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है अच्छा काम होगा, सुखद, आसान, इस तरह का काम जो कोई गैर निपुण जादूगर बच्चा आसानी से कर लेगा। रॉन हल्के से हंस दिया। हरमाइनी तनाव में दिख रही थी। ये आसान नहीं है, लेकिन मुझे करना होगा। क्यों करना होगा? वो मर गया है ना? एबरफोर्थ ने रूखे अंदाज में कहा। उसे छोड़ दो लड़के, वरना तुम उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाओगे। खुद को बचाओ। मैं नहीं बचा सकता। क्यों नहीं? हैरी स्पष्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हमला करने का निश्चय किया। लेकिन आप भी तो संघर्ष कर रहे थे, आप भी तो मायापंछी के समूह में थे। मैं था, लेकिन मायापंछी का समूह खत्म हो चुका है। तुम जानते हो कौन जीत चुका है। सब खत्म हो गया है और जो भी ये नहीं मानता वो मूर्ख है। तुम्हारे लिए ये जगह कभी सुरक्षित नहीं है पॉटर। वो तुम्हें बहुत बुरी तरह से खोज रहा है। बाहर चले जाओ, छुप जाओ, खुद को बचाओ। सबसे अच्छा ये रहेगा तुम इन दोनों को भी साथ ले जाओ। उसने रॉन और हरमाइनी की तरफ अंगूठा हिलाते हुए कहा। ये लोग जिंदगी भर खतरे में रहेंगे, सबको पता है ये तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मैं नहीं जा सकता। मुझे एक काम करना है, वो काम किसी और को दे दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मुझे करना होगा। डंबलडोर ने सब कुछ स्पष्ट किया था। ओह, ऐसा क्या? और क्या उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया? क्या वो तुम्हारे साथ पूरी तरह ईमानदार था? हैरी पूरे दिल से हाँ कहना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों ये छोटा सा शब्द उसके होठों पर नहीं आया। एबरफोर्थ जानता था वो क्या सोच रहा है। मैं अपने भाई को जानता था पॉटर। उसने गोपनीयता का सबक माँ की गोद में ही सीखा था। हम रहस्य और झूठ के माहौल में बड़े हुए थे और एल्बस, वो तो पैदाइशी जीनियस था। बूढ़े आदमी की आंख मेंटल पीस के ऊपर टंगी लड़की की तस्वीर पर पहुंच गई। जब हैरी ने चारों तरफ सही तरीके से देखा तो उसे एहसास हुआ कि कमरे में एक लौती तस्वीर थी। एल्बस डंबलडोर या किसी और की कोई तस्वीर नहीं थी। मिस्टर डंबलडोर, हरमाइनी ने थोड़े सहमे अंदाज में कहा, यह आपकी बहन है एरियाना? हाँ, लगता है तुम रीटा स्कीटर की किताब पढ़ रही हो। आग की गुलाबी रोशनी में भी ये स्पष्ट दिख रहा था। हरमाइनी का चेहरा लाल हो गया था। एल्फियस डोज ने हमसे उसका जिक्र किया था। हैरी ने हरमाइनी का बचाव करने की कोशिश की। वो पागल बूढ़ा। एबरफोर्थ शराब का एक और घूंट लेते हुए बुदबुदाया। सोचता था कि सूरज मेरे भाई के मुंह से उगता है। बहुत से लोग ऐसा ही सोचते थे। ऐसा लगता है कि तुम तीनों भी। हैरी चुप रहा। वो डंबलडोर के बारे में शंकाएं और अनिश्चितताएं उजागर नहीं करना चाहता था जो उसे महीनों से सता रही थी। उसने डॉबी की कब्र खोदते समय ये विकल्प चुना था। उसने फैसला कर लिया था वो डंबलडोर के बताए घुमावदार खतरनाक रास्ते पे चलता रहेगा। वो ये स्वीकार करने का निश्चय कर चुका था कि उसे हर चीज नहीं बताई गई थी। इसके बावजूद उसे बस भरोसा करना था। दोबारा शंका करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। वो ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता था जो उसे उसके उद्देश्य से भटका दे। उसने एबरफोर्थ से निगाहें मिलाई जो हूबहू उसके भाई जैसी थी। चमकदार नीली आंखों से उसे ऐसे लगा जैसे उसका एक्सरे हो रहा हो। प्रोफेसर डंबलडोर हैरी की परवाह करते थे, बहुत ज्यादा। हरमाइनी ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा क्या?
अजीब बात है, मेरा भाई जिन लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करता था उन सब का अंत बहुत बुरा हुआ। अगर वो उनके मामलों में दखल नहीं देता तो उनका हाल इतना बुरा नहीं होता। आप क्या कहना चाहते हैं? हरमाइनी ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। तो मैं उससे क्या? एबरफोर्थ ने कहा। लेकिन ये सचमुच गंभीर बात है। क्या आपका इशारा अपनी बहन की ओर है? एबरफोर्थ ने हरमाइनी को गुस्से से देखा। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो शब्दों को चबा रही हो जिन्हें वो बरसों से रोके हुए था। वो एकदम बोलने लगा। जब मेरी बहन 6 साल की थी तो 3 मगलू लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। वो हमारे पीछे के बगीचे की बागर से जासूसी कर रहे थे। उन्होंने उसे जादू करते देख लिया। वो बच्ची थी, काबू नहीं कर सकती थी। उस उम्र में कोई जादूगर नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मगलुओं ने देखा, वो उसे डर गए। वो बागड़ में से घुसकर अंदर आ गए। जब वो उन्हें भी वैसा ही करने का तरीका नहीं बता पाई तो उन्होंने उसे जादू करने से रोकने के लिए कई घटिया तरीके आजमाए। आग की रोशनी में हरमाइनी की आंखें फैल गईं। रॉन का चेहरा पीला दिखने लगा। एबरफोर्थ उठकर खड़ा हुआ। वो एल्बस जितना लंबा था। अपने दर्द की गहराई और गुस्से में अचानक वो भयंकर लग रहा था। इससे वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। दोबारा कभी सही नहीं रह पाई। वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाई, लेकिन उससे छुटकारा भी नहीं पा सकी। जादू की दिशा अंदर की तरफ हो गई। वो पागल हो गई। जब वो इसे काबू नहीं कर पाती तो ये विस्फोट के माध्यम से बाहर निकल आता। कई मौकों पर वो खतरनाक हो जाती, लेकिन ज्यादातर वक्त उसका स्वभाव अच्छा रहता था। वो हानि रहित थी। मेरे पिता उन मगलू बच्चों के पीछे गए जिन्होंने ये किया था और उन पर हमला कर दिया। इसके लिए उन्हें अज़्काबान में कैद कर लिया गया। उन्होंने ये कभी नहीं बताया उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अगर मंत्रालय को एरियाना की हालत का पता चलता तो हमेशा के लिए सेंट मंगोज में नजरबंद हो जाती। वो उसे अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता संहिता के लिए खतरा मानते, क्योंकि वह संतुलित थी और जादू पर काबू नहीं रखने के कारण जादू से विस्फोट कर सकती थी। हमें उसे सुरक्षित और सबसे छुपा कर रखना था। हमने मकान बदल लिया, उसकी बीमारी की खबर फैला दी। माँ ने उसकी देखभाल की, उसे शांत और खुश रखने की कोशिश। मैं उसे सबसे प्रिय था। ये कहते समय एबरफोर्थ की झुर्रियों और उलझी दाढ़ी के पीछे एक छोटा स्कूली लड़का दिखने लगा। अलबस नहीं, वो तो जब घर पर होता तो हमेशा बेडरूम में बंद रहता, किताबें पढ़ता रहता, अपने नाम गिनता रहता, अपने समय के सबसे उल्लेखनीय जादूगरों के साथ पत्राचार करता। अलबस उसके देखभाल के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती थी। जब वो माँ के हाथ से खाना नहीं खाती थी तब मैं उसे खाना खिला सकता था। जब वो गुस्से में होती तो मैं शांत कर सकता था। जब शांत होती तो वो बकरियों को चारा खिलाने में मेरी मदद करती। फिर वो 14 साल की हुई। देखो, तब मैं वहाँ नहीं था। अगर मैं वहाँ होता तो शांत कर देता। उसे गुस्से का दौरा पड़ा। मेरी माँ पहले जितनी युवा नहीं थी। दुर्घटना हो गई। एरियाना जादू को काबू में नहीं रख पाई। इस हादसे में मेरी माँ की जान चली गई। हैरी को सहानुभूति और वितृष्णा का मिला जुला भयंकर एहसास हुआ। वो आगे कुछ नहीं सुनना चाहता था, लेकिन एबरफोर्थ बोलता रहा। हैरी सोचने लगा वो कितने लंबे समय बाद इस बारे में बोल रहा था। क्या पता, शायद वो इसके बारे में पहली बार बोला हो। इससे डोज के साथ एल्बस के विश्व भ्रमण की योजना खटाई में पड़ गई। माँ की अंत्येष्टि के लिए दोनों घर आए। डोज अकेला भ्रमण करने चला गया। एल्बस परिवार का मुखिया बन गया। हाँ, एबरफोर्थ ने आग में थूक दिया। मैंने उससे कहा कि मैं एरियाना की देखभाल करूंगा। मुझे स्कूल की परवाह नहीं है। मैं घर पर रुक कर काम करने को तैयार था। उसने मुझसे कहा मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, वो मेरी माँ का काम संभालेगा। प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए बहुत छोटा काम था। अपनी आधी पागल बहन की देखभाल करने के लिए उसे इनाम नहीं मिलता। हर दूसरे दिन उसे घर उड़ाने से रोकने के लिए वाहवाही नहीं मिलती, लेकिन उसने कुछ हफ्तों तक बिल्कुल ठीक काम किया, जब तक कि वो नहीं आ गया। अब एबरफोर्थ के चेहरे पर खतरनाक भाव थे। ग्रिंडेलवाल्ड मेरे भाई को बात करने के लिए बराबरी वाला मिल गया, जो उसके जितना निपुण प्रतिभाशाली था। वो नए जादूगर प्रशासन की योजनाएं बनाने लगे, मौत के तोहफों की तलाश करने लगे। जाहिर है इस दौरान एरियाना की देखभाल ठंडे बस्ते में चली गई। जादूगर समाज के लाभ के लिए बड़ी योजनाएं बन रही थीं। अगर एक छोटी लड़की नजरअंदाज होती है तो क्या फर्क पड़ता है। आखिरकार एल्बस बहुसंख्यक लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था। लेकिन इसे कुछ सप्ताह बाद मेरा पारा गर्म हो गया। मेरे हॉगवर्ट्स लौटने का समय आ गया था, इसलिए मैंने उन दोनों के सामने जाकर कहा, जैसे मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ। एबरफोर्थ ने हैरी की तरफ देखते हुए कहा। हैरी को बहुत कम कल्पना करने की जरूरत पड़ी कि किशोर अवस्था में एबरफोर्थ गुस्से में अपने बड़े भाई का सामना कर रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम इसी समय ये काम छोड़ दो। तुम एरियाना को कहीं और नहीं रख सकते हो, उसकी हालत ठीक नहीं है।
तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते हो, चाहे तुम जहाँ भी जाकर चतुर भाषण देने और अपने समर्थक बनाने की योजना बना रहे हो। मुझे ये पसंद नहीं आया, एबरफोर्थ ने कहा, और उसकी आंखें कुछ समय के लिए चश्मे पर पड़ती आग की रोशनी के कारण दिखाई नहीं दी। वो एक बार फिर सफ़ेद दिख रही थीं। ग्रिंडेलवाल्ड को ये ज़रा भी पसंद नहीं आया। वो नाराज़ हो गया। उसने कहा, मैं मूर्ख हूँ, अपने प्रतिभाशाली भाई की राह में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं ये नहीं समझता हूँ कि जब वो दुनिया बदल देंगे, छिपे हुए जादूगरों को खुले में ले आएंगे, तो मगलुओं को उनकी सही औकात दिखा देंगे, फिर मेरी बहन को छिपाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे बीच बहस होने लगी। मैंने छड़ी निकाल ली और उसने भी छड़ी निकाल ली। मेरे भाई के सबसे अच्छे दोस्त ने मुझ पर पीड़ीकृत शाप का इस्तेमाल किया। एल्बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। हम तीनों द्वंद्व युद्ध करने लगे। चमकती रोशनी और धमाकों की वजह से वो शुरू हो गई। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। एबरफोर्थ के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसे घातक घाव लगा हो। मुझे लगता है वो मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन दरअसल वो नहीं जानती थी वो क्या कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि ये हम में से किसने किया। हम में से कोई भी हो सकता था, लेकिन वो मर गई। उसकी आवाज़ आखिरी शब्दों पर टूट गई और वो सबसे पास वाली कुर्सी पर लुढ़क गया। हरमाइनी का चेहरा आंसुओं से तर था। रॉन का चेहरा भी एबरफोर्थ जितना पीला था। हैरी को वितृष्णा के सिवाय कुछ महसूस नहीं हुआ। वो सोच रहा था, काश उसने ये नहीं सुना होता, काश वो इसे अपने दिमाग से धोकर साफ कर सकता। मुझे बहुत बहुत अफसोस है, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली। चली गई, हमेशा के लिए चली गई, एबरफोर्थ बोला। उसने आस्तीन से नाक पूंछी और फिर गला साफ किया। जाहिर है ग्रिंडेलवाल्ड भाग खड़ा हुआ। उसके देश में उसका रिकॉर्ड पहले ही खराब था। वो नहीं चाहता था इसमें एरियाना का मामला जुड़ जाए और एल्बस आज़ाद हो गया, है ना, अपनी बहन के बोझ से आज़ाद, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनने के लिए आज़ाद। वो कभी आज़ाद नहीं हो पाए, हैरी ने कहा। क्या कहा? एबरफोर्थ बोला। कभी नहीं। जिस रात को आपके भाई की मौत हुई, उस रात उन्होंने काढ़ा पिया था जिससे उनका दिमाग चकरा गया था। वो चीखने लगे और किसी से विनती कर रहे थे जो वहाँ मौजूद ही नहीं था। उन्हें चोट मत पहुँचाओ प्लीज़, उनके बजाय मुझे चोट पहुँचाओ। रॉन और हरमाइनी हैरी को घूर रहे थे। उसने उन्हें कभी विस्तार से बताया ही नहीं था कि झील वाले टापू पर क्या हुआ था। दरअसल उसके और डंबलडोर के हॉगवर्ट्स लौटने के बाद जो घटनाएं हुई थीं वो ज़्यादा भयंकर थीं। वो सोच रहे थे कि वो आपकी और ग्रिंडेलवाल्ड के साथ हैं। मुझे पता है वो यही सोच रहे थे, हैरी ने डंबलडोर के कराहने और गिड़गिड़ाने को याद करते हुए कहा। वो सोच रहे थे ग्रिंडेलवाल्ड आपको और एरियाना को चोट पहुंचा रहा है। ये उनके लिए यातना थी। अगर आपने उन्हें इस वक्त देखा होता तो आप उन्हें आज़ाद कभी नहीं कहते। एबरफोर्थ अपने जुड़े और नसों भरे हाथ को खोए अंदाज में देख रहा था। वो काफ़ी देर बाद बोला, तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो पॉटर कि मेरे भाई की दिलचस्पी तुम में ज़्यादा है और बहुसंख्यक लोगों की भलाई में कम? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मेरी छोटी बहन की तरह तुम्हारी भी बलि नहीं दी जा रही है? बर्फ का एक टुकड़ा हैरी के दिल को बेध गया। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, डंबलडोर हैरी से प्यार करते थे, हरमाइनी बोली। तो फिर उसने इसे छिपने को क्यों नहीं कहा? एबरफोर्थ ने चिल्लाकर कहा। उसने इसे ये क्यों नहीं कहा, अपनी परवाह करो, ये बचने का तरीका है। क्योंकि कई बार आपको अपनी सुरक्षा से आगे तक सोचना पड़ता है। कई बार आपको बहुसंख्यक लोगों की भलाई के बारे में सोचना पड़ता है। ये जंग है। तुम 17 साल के लड़के हो, मैं बालिग हूँ, और भले ही आपने हार मान ली हो, मैं लड़ता रहूंगा। कौन कहता है कि मैंने हार मान ली है? माया पंछी का समूह खत्म हो गया है। तुम जानते हो कौन जीत गया है, और जो भी ये नहीं मानता वो मूर्ख है, हैरी ने दोहराया। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं, सच्चाई ये नहीं है। आपके भाई, तुम जानते हो कौन को ख़त्म करने का तरीका जानते थे। वो तरीका उन्होंने मुझे बताया है, और इस कोशिश में मैं तब तक लगा रहूँगा जब तक मैं या तो सफल नहीं हो जाता या मर नहीं जाता। ये ना सोचिए मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका अंजाम क्या होगा। मैं बरसों से ये बात जानता था। उसने एबरफोर्थ के ताने और बहस का इंतज़ार किया, लेकिन एबरफोर्थ ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो त्योरियां चढ़ा कर देखता रहा। हमें हॉगवर्ट्स में दाखिल होना है। अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते हैं तो हम सुबह होने का इंतज़ार करेंगे और आपको शांति में छोड़कर अपना रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो ऐसा करने का सबसे अच्छा समय यही है। एबरफोर्थ अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठा हैरी को उन आंखों से देखता रहा जो असाधारण रूप से उसके भाई जैसी थीं। अंततः उसने अपना गला साफ किया।
चलकर अपनी छोटी टेबल के पार गया। एरियाना की तस्वीर के पास पहुंच गया। तुम जानती हो कि क्या करना है। वो मुस्कुराई, मुड़कर दूर चली गई। आम तौर पर तस्वीरों के लोग फ्रेम के कोनों से बाहर निकल जाते थे, लेकिन एरियाना ने ऐसा नहीं किया। वो अपने पीछे दिख रही पेंट की हुई एक लंबी सुरंग में जाने लगी। उन्होंने उसकी पतली आकृति को पीछे जाते देखा जब तक कि वो अंततः अंधेरे में नहीं खो गई। रॉन ने कहना शुरू ही किया था कि एबरफोर्थ ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए, उन्होंने सारे पुराने खुफिया गलियारे दोनों तरफ से बंद कर दिए हैं। चहर दीवारी के चारों तरफ दम पिशाच पहरा दे रहे हैं, जैसी मेरे सूत्रों ने खबर दी है। स्कूल के भीतर नियमित पहरेदारी हो रही है। इस जगह की पहले कभी इतनी ज्यादा पहरेदारी नहीं हुई। तुम इसके भीतर पहुंचने के बाद कुछ करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो जब स्नैप यहाँ हेडमास्टर है और कैरो भाई बहन उसके सहायक हैं। लेकिन इसकी चिंता तुम्हें करनी है ना? तुम कहते हो कि तुम मरने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या? हरमाइनी ने एरियाना की तस्वीर को त्योरियां चढ़ाकर देखा। एक छोटा सफेद बिंदु तस्वीर की सुरंग के आखिर में दोबारा प्रकट हो गया। अब एरियाना उनकी तरफ चलकर वापस आ रही थी और ज्यादा बड़ी होती जा रही थी, लेकिन उसके साथ कोई और भी था। उससे ज्यादा लंबा एक लड़का जो लंगड़ा रहा था लेकिन रोमांचित दिख रहा था। उस लड़के के बाल इतने लंबे थे जितने हैरी ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसके चेहरे पर कई घाव थे, उसके कपड़े फटे थे। धीरे धीरे दोनों आकृतियां बड़ी होती गईं, जब तक कि उनके सिर और कंधों ने तस्वीर को पूरा नहीं भर लिया। फिर पूरी चीज किसी छोटे दरवाजे की तरह दीवार पर आगे की तरफ झूली और असली सुरंग का दरवाजा नजर आया। उसमें से असली लॉन्ग बॉटम निकल आया, जिसके बाल बहुत बड़े थे, चेहरे पर घाव थे, कपड़े फटे थे। नेविल मेंटल पीस से कूदा, खुशी से चिल्लाया, मैं जानता था तुम जरूर आओगे, मैं जानता था हैरी।